नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात हम यहाँ पर सोने चांदी की करेंगे, जहाँ पर तेजी के साथ आज के दिन में कारोबार होता हुआ नजर आया है। हमारे लिए ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कल भी यहाँ पर कारोबार होने वाला है। और जिस तरह की हेडलाइंस अभी भी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से टैरिफ को लेकर आ रही हैं कि कौन सी कंट्री किस तरह से नेगोशिएट कर रही है, उसका सीधा असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आज इसी चीज़ का है कि 104% का टैरिफ यूएस की तरफ से आज चाइना पे लग जाएगा। और एक सेफ हेवन बाइंग के तौर पर सोने में करीबन $2.25% की तेज़ी के साथ फिलहाल कारोबार है। आप देख सकते हैं $3045 प्रति आउंस यहाँ पर वापस आ चुका है। 3170 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। और रिसेंट ही पिछले कुछ दिनों में 2955 का लो हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा था। काफ़ी हद तक चांदी का भी वही सीन है। हाइज 34.5 के आसपास के हाइज बनाने के बाद $28.2 पर आउंस का हमने लो बनता हुआ देखा। और आपकी स्क्रीन पर $30 यहाँ पर वापस आ चुका है। तो क्लियरली अच्छा खासा सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड सोने और चांदी दोनों में देखने को मिला है। यहाँ से प्राइसेस कैसे रह सकते हैं और अगर आपको खरीदारी करनी है तो क्या लेवल्स वॉच करने चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ अब कार्यक्रम में यहाँ पर राहुल मेहता जुड़ चुके हैं, मेहता सिल्वर एम्पोरियम के। राहुल हाय, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से पहले तो चांदी की इस वॉलेटाइल मूव्स को आप डील कर रहे हैं? चांदी में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है और वो होने भी वाला है, बिकॉज जिस हिसाब से चांदी बढ़ी थी, चांदी में 5-10% का करेक्शन अभी एक आम बात हो गई, क्योंकि लोगों को भी मालूम है कि इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। जैसे ऊपर में दिखने जाए 1,02,000 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो उसने क्लोज नहीं कर पाया उसके नीचे, और नीचे में चांदी में करीब करीब 87,000 तक नीचे में करेक्शन दिया। तो हम मुझे जो पर्सनली लग रहा है, चांदी में 86,500 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लोअर लेवल्स पे, और ऊपर में 92,500 के आसपास चांदी रेंज बाउंड रहेगी। मगर ये कैसे टैरिफ प्ले आउट करते क्या होएगा, उससे काफी कुछ चांदी की प्राइसेस पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि चांदी एक मेजोरिटी देखने जाए तो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, और अगर ओवरऑल कई टैरिफ की वजह से कहीं भी स्लो डाउन आता है तो चांदी की प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट करता है। राहुल, काफी सारी रिपोर्ट्स ये दर्शाती हैं कि इस साल में चांदी सोने से बेहतर कर सकती है, और ये तीसरा साल है कि हम यही रिटोरिक यहाँ पर सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है क्या ये साल फाइनली वो हो सकता है जब चांदी बेहतर करे? जी देखो, चांदी आउट परफॉर्म, हमें लगता है कि इस साल भी चांदी आउट परफॉर्म करनी चाहिए गोल्ड को, और ऊपर के स्तरों के अंदर 1,15,000 से लेकर 1,25,000 तक भी क्लोजिंग देनी चाहिए टुवर्ड्स दिवाली के आसपास। राहुल, किस तरह की बाइंग है करंट लेवल्स पे? क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर है, हम सब जानते हैं बहुत बेहतरीन खरीदारी नहीं रही है, लेकिन जिस तरह की बहुत बड़ी करेक्शन अपने हाई से चांदी ने यहाँ पर दर्ज की है, जहाँ पर पिछले हफ्ते 12 से 13% की गिरावट हमने आता हुआ देखा था, क्या इन लेवल्स पे अब बाइंग है और क्या वो कन्वर्ट करेंगी इस चीज़ को कि हम इम्पोर्ट्स बेटर होता हुआ देखें? ये चांदी की प्राइसेस नीचे आने से डेफिनेटली डिमांड में बड़ा इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज ऊपरी प्राइसेस पे चांदी की डिमांड थोड़ी कम थी। और इतना बड़ा करेक्शन आने के बाद में आगे की शादी ब्याह की सीजन भी है, वेडिंग सीजन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो चांदी की बाइंग इस लेवल पे अच्छी आ रही है, और लोगों को ये लेवल जो रेट चल रहे हैं चांदी को काफी कंफर्टेबल है, लोग चांदी की बर्तन खरीदने हैं ये रेट्स पे। हम्म। और क्या इज दैट, क्या जो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्या बर्तन है, कॉइन्स हैं, बार्स हैं, ज्वेलरी है, आर्टिफैक्ट्स है, क्या ज़्यादा खरीदा जा रहा है? सी चांदी में देखने जाए तो बर्तन की डिमांड काफी ईयर से स्टेडी चल रही है, उसमें कोई प्राइसेस के हिसाब से कोई ज्यादा हाइक भी आती है, और मतलब कंसिस्टेंटली 10-15% की ग्रोथ देखनी जाती है आर्टिकल्स के अंदर। और जो मेजर ग्रोथ आ रही है सिल्वर ज्वेलरी के अंदर आ रही है, वो काफी स्ट्रांग है, वो ईयर ऑन ईयर हमें दिख रहा है कि 80-90% की ग्रोथ दिखा रही है। और जैसे जैसे चांदी के सोने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और बेनिफिट देखने जाए तो चांदी को हो रहा है, बिकॉज आज की डेट में चांदी की जो ज्वेलरी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, दैट इज एज गुड एज सोने की ज्वेलरी जो मार्केट में अवेलेबल है। तो उससे काफी फर्क पड़ता है कि लोगों का सोने के प्राइस इतने बढ़ने के हिसाब से लोग चांदी की ज्वेलरी को काफी प्रेफरेंस दे रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली, सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। और जैसे वो नंबर्स राहुल ने हमारे साथ शेयर किए हैं, चाहे वो बर्तन है या फिर ज्वेलरी, दोनों में ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। सोने पर बात करेंगे, कार्तिकेय बुलियन के दीपक सोनी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। और अच्छा खासा दिन है आज गोल्ड बुल्स के लिहाज से भी, क्योंकि 2% की तेज़ी के साथ हम कारोबार कर रहे हैं। आप इन प्राइसेस को कैसे देखते हैं? लोज से अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। क्या करंट लेवल्स पे सौदे हैं? इंडियन मार्केट्स में किस तरह की खरीदारी है? नमस्कार मनीषा जी। जो गोल्ड प्राइसेस पे है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी जो है ग्राहकी निकल के आई है। जो हाई प्राइसेस 93 94 के जो रेट्स थे, उससे नीचे आने के बाद एक जो स्लाइट अपवर्ड मूव है
ग्राहकी में वो निकल के जरूर आया है, बट अगेन अभी भी स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। इन प्राइजेस पे कस्टमर्स निकल रहे हैं ड्यू टू फेस्टिव सीजन, अक्षय तृतीया, और जैसे वेस्ट बंगाल में भी पहला वैशाख जो बंगाली न्यू ईयर होता है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट जरूर है, बट अभी भी और थोड़ा सा डाउनवर्ड प्राइजेस आने पे हमें उम्मीद है कि ग्राहकी और अच्छी निकलेगी। अक्षय तृतीया का तो यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आया ही है, लेकिन दीपक जी, क्या इन्वेस्टमेंट डिमांड मार्केट्स में फिर से लौटी है? नहीं मनीषा जी, अभी तक इन्वेस्टमेंट डिमांड्स के आउटलुक से अभी भी गोल्ड को प्रीफर नहीं किया जा रहा है। सिल्वर के ऊपर जरूर जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जा सकता है, बट गोल्ड अभी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रीफर नहीं हो रहा है। कॉइंस और जो बार्स की जो सेल्स होती है गोल्ड की, वो अभी भी स्लो है, और अक्षय तृतीया के आसपास ही कुछ लोग कभी रुक भी जाते हैं। अक्षय तृतीया जैसे आने वाला हो तो कुछ अपने इन्वेस्टमेंट को उस टाइम पीरियड के लिए सेव भी रखते हैं। तो उम्मीद है कि आगे जाके अगर गोल्ड प्राइसेस में कुछ सुधार होगा तो हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। दीपक जी, किस तरह की कॉन्वर्सेशंस आप सुन रहे हैं यहाँ पर ऑन ग्राउंड? लोगों को लगता है कि प्राइसेस यहाँ से और बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही मिक्स सा नॉइस है अब बाजारों में कि यहाँ से प्राइसेस बहुत नीचे जा सकते हैं। कुछ लोग 2500-2200 तक की बातें कर रहे हैं, कुछ 4000 की बातें कर रहे हैं। आप यहाँ पर ऑन ग्राउंड क्या सुन रहे हैं? मनीषा जी, ये तो हमेशा इंडियन ट्रेडर्स का ट्रेंड ही रहा है। मंदी में सबको बहुत मंदी नजर आती है और तेजी में सबको बहुत तेजी नजर आती है, बट ऑन ग्राउंड हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि 93 और 94 के रेट्स के ऊपर जो है डिमांड एकदम नील हो गई थी। कुछ भी ना टूर्नामेंट सेल हो रहे थे और ना बुलियन सेल हो रहा था, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा अगर ऊपर प्राइसेस जाएंगे तो हमें अच्छा बिजनेस देखने के लिए मिलेगा। हाँ, ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है इसके कारण चांसेस जरूर है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाए, बट अगेन वो जिस स्पीड से ये जनवरी से लेके अभी तक गोल्ड बढ़ा था, मुझे नहीं लगता कि अब वो स्पीड कायम रह पाएगी। एक फाइनल सवाल यहाँ पर दीपक जी, जैसी बाइंग हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट डिमांड कॉइन्स एंड बार्स की है, वो तो यहाँ पर मार्केट्स में नहीं है। अक्षय तृतीया की डिमांड अभी आना यहाँ पर मार्केट्स में बाकी है, लेकिन जिस तरह की तैयारी यहाँ पर ज्वेलर्स करते हैं, तो वो डीलर टू डीलर बाइंग, डीलर टू रिटेल बाइंग, वो कैसी है? जी, B2B में देखिए मनीषा जी, अब थोड़ा सा ट्रेंड जो है ना पिछले 5-6 सालों में चेंज हो चुका है। अब जो रिटेलर्स हैं, पहले रिटेलर्स ऑर्डर प्लेस करते थे, तो अक्षय तृतीया के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ऑर्डर प्लेसेस होते थे B2B में, और उससे हमें डिमांड का बहुत कुछ पता लग जाता था। बट अभी ऐसा है कि इवन B2B बिजनेस में भी इतने सारे एग्जीबिशंस हो रहे हैं, और अब वो ऑर्डर प्लेस का जो सिनेरियो है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। अभी B2C और B2B में भी लोग जो है वो रेडी प्रोडक्ट देख के परचेज करते हैं। तो अब हमें अपना जो जो भी गोल्ड हमारे पास अवेलेबल रहता है उसकी इन्वेंटरी जो रहती है हमारे पास, उसका हम ऑर्नामेंट बना के रखते हैं। एट प्रेजेंट ऐसी कोई लंबी चौड़ी डिमांड निकल के नहीं आई है, बट अगेन अभी अक्षय तृतीया में हम 20 दिन बाकी है। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते के बाद या अगले हफ्ते के एंड तक कुछ उसकी डिमांड निकल के आएगी। चलिए, होप्स ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो सोना है या चांदी है। अब अगला जो बड़ा फेस्टिवल ज्वेलरी मार्केट के लिए है वो अक्षय तृतीया है, जहाँ पर बाइंग होती है, कस्टमरी भी होती है, टोकन वाइज भी होती है, और क्योंकि ऑस्पिशियस दिन है तो जिन लोगों को आगे की शादी के लिए खरीदना होता है वो भी इस दिन यहाँ पर खरीदते हैं, तो वो एक बड़ी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बनती हुई। बहुत शुक्रिया राहुल एंड दीपक जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और सोने और चांदी दोनों पर अपनी सेंस देने के लिए। पहले तो बात हुई प्रेशियस मेटल्स की, लेकिन आपको बता दें कि ग्वार पैक पर लगातार तीसरे हफ्ते यहाँ पर हमने दबाव आता हुआ देखा है। गम 10,000 के नीचे तो सीड 5200 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया है। हमारे साथ अशोक इंडस्ट्री के CFO राजेंद्र धारीवाल है। राजेंद्र जी नमस्कार। पिछले 2 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड उठा के देखा जाए तो ग्वार एज अ पैक में गिरावट बनते हुए नजर आई है, और ये साल भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, लोअर लोज यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल बाजार, और जो कच्चे तेल में इतनी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है उसका कितना असर? नमस्कार मनीषा जी। ग्वार में बेसिकली जैसे आपने बात की थी कि ऑन एन एवरेज 5500 के आसपास ये जाता है, उसके बाद मंदी आ जाती है। सेम वे में अभी 3-4 दिन पहले एक बार ये 5500 के आसपास गया था, उसके बाद एकदम से बिकवाली आई और ये अभी 5200 के आसपास है। अभी बेसिकली जो ये टैरिफ का, यूएस में टैरिफ का जो लॉ है ट्रम्प जी ने पास किया है, तो उस कारण से एक बार एक प्रेशर है मार्केट में। और दूसरा ऐसा है कि जब भी इसमें जैसे एकदम से स्पाइक आता है तो उसके बाद फॉल भी फटाफट आ जाता है। तो ग्वार में ट्रेडिंग सेंस ऐसा ही रखना चाहिए कि 53 के बाद धीरे धीरे बाय करना चाहिए, और जैसे ये 55 के आसपास आए इसको सेल करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं 55 और 53 के बीच में यहाँ पर कारोबार किया जा सकता है, और गम में क्या सेंस है?
गम में भी ये 100 के नीचे जाए तो धीरे धीरे लेना चाहिए, और यही 107 से 110 के रेंज में आए तो इसको बेचना चाहिए। अभी यही रेंज में चल रहा है, पिछले 1.5 साल से यही मूवमेंट चल रहा है इसमें। राजेंद्र जी, जिस तरह का सेल ऑफ कच्चे तेल में देखने को मिला है, क्या उसका इम्पैक्ट आप आता हुआ देखते हैं प्राइसेस में? प्राइसेस में उसका भी इम्पैक्ट है, उससे ज्यादा इम्पैक्ट एक्चुअली टैरिफ का है। बेसिकली इंडिया से जो गुड्स एक्सपोर्ट होंगे उसमें ग्वारगम ऑलमोस्ट 20% जो टोटल प्रोडक्शन है उसका एक्सपोर्ट यूएस में होता है। तो जो टोटल डिमांड है अप्रॉक्स 27 से 30,000 में 5 से 6 हजार टन की मंथली डिमांड जो है वो यूएस जाती है। तो वो डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उसकी प्राइसिंग बायर मांगेगा कि थोड़ी नीचे मिले उनको, तो वो इम्पैक्ट अभी मार्केट में दिख रहा है। और किस तरह की अवेलेबिलिटी, डिमांड सप्लाई, अगर भारतीय बाजारों में बात की जाए, डोमेस्टिक डिमांड की बात की जाए, तो वो मैथ्स कैसा बैठता है? हाल फिलहाल में अभी जो प्राइस चल रहे हैं उसमें माल अवेलेबल हो रहा है, और इस रेंज में सप्लाई काफी ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सप्लाई नहीं है, बट अभी जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी वो 6 महीने बाद आएगी। सो जो नीचे भाव में धीरे धीरे माल एक्यूमुलेट करेगा उसको एक बार 54-55 की रेंज में एग्जिट को ऑप्शन एक नहीं 2-3 बार मिलेगा। तो पॉइंट यही है कि इन भाव में सेलिंग नहीं करनी चाहिए और धीरे धीरे नीचे में एक्यूमुलेट करना चाहिए। पॉइंट। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो वो गुआर की स्थिति है, निचले स्तरों पर खरीदारी करने के लिए आप यहाँ पर देखें, जो अगली फसल है वो 6 महीने बाद आएगी, तो 6 महीने यहाँ पर कुछ सपोर्ट प्राइसेस में बना रह सकता है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे स्ट्रैटेजीज की। हमारे साथ होंगी एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हमारे साथ है। वंदना, नमस्कार। सोने चांदी पे तो हमने बात की है और कुछ बहुत तेजी भी देखने को मिली है, क्या आप भी यही राय देंगे कि खरीदारी की जानी चाहिए? कल का जो डिसीजन था 102% करने का, उसके बावजूद यहाँ पे सिल्वर में सेलिंग नहीं आई है, नहीं तो 6 से 7% तक की सेलिंग आ जाती थी। मेरे ख्याल से ये बाउंस का समय है और सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए। 90,000 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 90,600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 89,800 का। और गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हायर साइड ही रहने चाहिए, तो यहाँ पे भी जो बाइंग है कंटिन्यू रखना चाहिए। और आज के दिन में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 89,300 के करीब हम बाइंग करें तो 89,800 तक के लेवल्स को देखने को मिलेगा, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 89,050 का। वंदना, कच्चा तेल कैसे देखती हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है और कुछ बहुत निचले स्तरों से खरीदारी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी नेगेटिव में कारोबार? जी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया क्योंकि जो ट्रेड टक्कर है ये फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में, तो मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट अभी दिखना चाहिए। मनीषा, $55 मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जाके थोड़ा सा थमने की संभावना है वहां पे। और अपने बाजार की बात की जाए तो 4700 से 4750 तक मुझे लग रहा है कि फॉल कंटिन्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे सेलिंग की ही सलाह रहेगी। आज के दिन में रिकवरी की कोशिश करी लेकिन फिर से लाल निशान में है, तो यहाँ पे सेलिंग की ही सलाह रहेगी। करीब करीब यहाँ पे 4925 के करीब सेलिंग का रिकमेंडेशन ही रहेगा। जो टारगेट है वो 4850 का रहना चाहिए और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा स्ट्रिक्ट 4975 का। वंदना, साथ ही साथ मेटल्स में क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हल्का सा अपटिक यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। ऑफ कोर्स यूएस एंड चाइना के बीच में जो कारोबार है या फिर जो ट्रेड वॉर्स है वो एक तरफ है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में जो हल्की सी गिरावट देखने को मिली है उसका कुछ फायदा मेटल्स ने उठाया। जी, और कॉपर पे इम्प्लीमेंट भी ये बाद में होगा टैरिफ, उसका एक रिलीफ दिख रहा है मुझे। तो मुझे लग रहा है कि जिंक में और कॉपर ये दोनों काउंटर लीड कर रहा है यहाँ पे। इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। 246 पे जिंक को बाइंग करना चाहिए, 250 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 244 के करीब का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर ही रहेगी। मुझे लग रहा है कि कॉपर में भी इनफैक्ट जो बाइंग है कंटिन्यू रहना चाहिए, तो 805 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 812 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 801 का। हम यहाँ पर गुआर की भी बात कर रहे थे और एक रेंज निकल के आई जो राजेंद्र धारीवाल जी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आपकी क्या सेंस है? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे मनीषा आप देखेंगे तो गुआर सीड निचले स्तर से भी बड़े अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ये रेंज की कमोडिटी बन चुकी है। तो मैं भी ये रेंज ही वॉच कर रही थी। मुझे लग रहा है कि जब तक 9920 से नीचे गुआरगम नहीं बंद होता है तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर और देखने को नहीं मिलेगा और हो सकता है कि यहाँ से हम रिकवर होता हुआ देखें। तो मेरे ख्याल से अगर 10,000 से ऊपर आता है तो फिर से बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 10,000 पे बाइंग करनी, 10,150 का टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 9925 के करीब का। गुआर सीड में भी मुझे लग रहा है कि निचले स्तर पे
पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा, तो 5200 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। टारगेट होगा 5275 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5165 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब बिकवाली पे थोड़ा सा जो एक बाउंस है वो देखने को कल के मार्केट में मिल सकता है, फ्राइडे इनफैक्ट हमें मिल सकता है। और प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा इस बात पे भी रिएक्ट करेगा कि हर चीज के बावजूद जो एक्सपोर्ट डेटा है वो यहाँ पे बेहतर है। पॉइंट टेकन। वेल ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ यहाँ पर देखना होगा और हमारा ट्रंकेटेड वीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जारी रहेंगे तो क्लियरली क्यूज़ को हम रिएक्ट करेंगे अब फ्राइडे मॉर्निंग को। वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।